हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबके। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं, जिन उद्देश्यों से, हमारा उद्देश्य है कि यूपीएससी या जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी के लिए जिन बेसिक समझ की आवश्यकता होती है वो आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू होने पर वो आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य भी यही है। एक तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हमको पता चल जाते हैं, कुछ निश्चित तथ्य पता चल जाते हैं। जो और बड़ा फायदा ये है कि हमारे सामने एक सब्जेक्ट की एक फ्रेमिंग बन जाती है कि हम विषय वस्तु को समझ पाते हैं, उस सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, जिससे जो उसके रेगुलर पार्ट हैं विषय को पढ़ते वक्त वो हमको बहुत मदद करते हैं। तीसरी जो भाषा की जो अक्सर चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं, विद्यार्थियों को कई बार प्रश्न ही समझ में नहीं आते भाषा की वजह से। कई बार जब आप हमारे सामने प्रश्न लेकर आते हैं कि सब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, तो कई बार आपको बताऊं, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम आपसे आंसर नहीं बताते, बस केवल क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं कि प्रश्न पूछे जाने का ये उद्देश्य, और आप खुद ही कह देते हैं ऐसे क्लियर हो गया सर। तो यानी वो जो भाषा है वो रुकावट पैदा करती है। एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ने से उस भाषा वाली रुकावट को भी आप पार कर पाते हैं। बड़ी अच्छी भाषा है। और सबसे आसान चीज की बहुत क्लिष्ट चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को, जो खास करके प्रशासन जैसी जो इतनी टिपिकल चीजें हैं संविधान में, उसको बहुत आसान भाषा में अलग अलग स्टोरी लाइन से वो सब आपको समझा दी जाती है। तो ये सारा महत्व है एनसीईआरटी पढ़ने का। यहां पर एक चीज का जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एनसीईआरटी में जब हम विषयवार बांटते हैं, जैसे हम पॉलिटी के संदर्भ में जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके संदर्भ में हम इन सारे एनसीईआरटी से गो थ्रू हो रहे हैं, तो एनसीईआरटी में अलग अलग क्लासेस में, जैसे छठी क्लास में हमने पढ़ा तो जो उसमें एक आखिर का चैप्टर था वो हमारे पॉलिटी सेगमेंट से महत्व नहीं रखता था, उससे मेल नहीं खाता था, हमने उसको वहां स्किप कर दिया। इसी प्रकार 7वीं कक्षा की अगर एनसीईआरटी को अगर हम अपनी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अपनी राज्य व्यवस्था को, अपने पॉलिटी को तैयार करने के उद्देश्य से हम अगर इन पुस्तकों से गो थ्रू हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहां भी कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो राज्य व्यवस्था से सीधा प्रत्यक्ष तरीके से वो लिंकअप नहीं है। सीधे तौर पे जो पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय था और जो 9वां अध्याय था 7वीं क्लास में, वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम उन्हीं टॉपिक को यहां डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे विषय को समझने में हमारी मदद करे, ताकि जब आप रेगुलर क्लासेस करें, जब हम संविधान को डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी बातें आपको समझने में बहुत मदद करेंगी। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो कुछ और जो टॉपिक थे जिसको हम यहां स्किप करेंगे, जैसे उसमें एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, लिंग बोध में बात करता था कि महिलाओं की क्या स्थिति है, पुरुष और स्त्रियों के बीच में कैसे विभेद किया जाता है, लड़के लड़कियों के बीच में कैसे विभेद किया, ये सब आप सोशल जस्टिस सोसाइटी में वाले एस्पेक्ट में ये सब पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन मीडियम है उससे जुड़े हुए टॉपिक था आपका, जो छठा और 7वां टॉपिक था, विज्ञापन वगैरह, उसके महत्व के बारे में था। ठीक है। 5वां टॉपिक जो 5वां पार्ट था इसमें, जिसमें 8वां 9वां जो अध्याय था वो बाजार से रिलेटेड था कि कैसे हमारे आसपास का जो मार्केट है वो कैसे काम करता है, और एक कमीज की कहानी से लेके एक 9वां अध्याय जो था वो आपके सामने रखा गया। तो ये सारे जो टॉपिक सीधा पॉलिटी से कंसर्न, मतलब उससे सीधा रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम 7वीं क्लास का जो आखिरी टॉपिक है आज हम सीधे उस पर डिस्कस करेंगे। समानता के लिए संघर्ष, जो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखिए, पॉलिटी जब भी आप पढ़ेंगे, अपनी रेगुलर क्लासेस में भी जब आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कुछ बड़ी फिक्स चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से समानता, बंधुता, लोकतंत्र, ठीक है, संप्रभुता, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो बार बार रिपीट होने। अभी आप जब और ऊपर की क्लासेस में, आप 10वीं 11वीं में 12वीं क्लास पढ़ेंगे तो हाँ, लोकतंत्र को और थोड़े से डिटेल्ड में समझने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप अपने यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अलग अलग और आयाम हैं।
तो उन सारी चीजों को जब हम बहुत बृहत्तर स्थिति में उसको समझते हैं तो ये बेसिक जानकारी जो हमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इकट्ठा की है वो हमारी बहुत ही मदद करती है और हमारे लिए बड़ी सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब इस बात को समझ रहे होंगे, इस बात के महत्व को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमको 7वीं क्लास का जो आखिरी चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी के राज व्यवस्था से जुड़े हुए चैप्टर नहीं थे। ठीक है, वो अन्य विषयों में उनका इस्तेमाल होता है। जब उन विषयों के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो इन सारे चैप्टर से गो थ्रू होंगे। तो हम राज्य व्यवस्था पे, चूंकि हम राज्य व्यवस्था पे फोकस कर रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक्स को हर कक्षा में 8वीं 9वीं 10वीं आगे में भी उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ कंसीडर करेंगे जो हमारी पॉलिटी को समझने में हमारी मदद करती। तो आज का जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है समानता के लिए संघर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने जैसा कि बताया। समानता के लिए संघर्ष, आप देखिए समानता के बारे में हम बहुत छठी क्लास की एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं। यहां दो चीजें हैं। आप देखिए समानता की जब आप बात करते हैं इक्वालिटी, तो यहां इक्वालिटी का मतलब एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का अभाव होना चाहिए। चूंकि हमारे देश में हमने ये कई बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है कि वी लिव इन अ कंट्री व्हिच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है हमारा। ठीक है, बड़ी सारी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल, लिंग, इन सब के आधार पर बड़े सारे अंतर हैं। ठीक है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने जहन में बैठा लीजिए कि जब भी हम विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं तो हम असमानता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंतरों की बात कर रहे हैं। जैसे हम सब में कुछ न कुछ अंतर है, ठीक है, लेकिन अब जैसे मेरे और आप में कुछ अंतर है, अगर आप इसी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझें तो क्या कह रहे हैं कि किसका क्या क्या अंतर आएगा कि मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास आपसे बहुत अधिक जानकारी, मैं आपसे ज्यादा जानकार, मैं आपसे पहले जानकार हूं, है ना। यानी मेरे पास जो जानकारी है वो आपसे पहले आई। हो सकता है कुछ समय अगर आप रेगुलर दें तो आपके पास भी इतनी जानकारी, शायद मेरे से भी ज्यादा जानकारी हो जाए। आई विश कि ऐसा हो, क्योंकि ये जानकारियां मेरे पास भी शुरुआत से नहीं थी। मैंने भी इसके लिए बड़ी तैयारी की है, वर्षों की मेहनत है, अपनी तपस्या है, तब जाके आज एक समझ बन पाई है एक विषय में। और अभी भी मैं उस पर प्रयास कर ही रहा हूं, सीख ही रहा हूं रोज रोज। बहुत सारी बातें मेरे लिए भी नई होती, कई सारी विषय से संबंधित बातें ऐसी पता चलती हैं जो चौंकाने वाली होती हैं। तो ये बड़ी निरंतर प्रक्रिया है, आप भी इस प्रक्रिया में अब जुड़ चुके हैं। तो मेरे और आपके बीच में असमानता कहना यह उचित नहीं, अंतर है। अंतर यह है कि मेरे पास जो जानकारियां हैं वो आपसे पहले हैं। ठीक है, आप भी अगर रेगुलर इस पे श्रम करेंगे, कुछ समय बाद हो सकता है आपके पास मेरे बराबर, मुझसे अधिक जानकारी आपके पास हो सकती है। तो असमानता को, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, अगर आप इसको इन संदर्भ में समझेंगे तो ज्यादातर पॉजिटिव चीजें आपके समझ में आएंगी और कई सारे सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज पर आपके जो जवाब होंगे, जो आपका अपना कंसर्न होगा, वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा सकारात्मक होगा, जो आपको बहुत मदद करेगा। तो यहां ये जो समानता है, जो इक्वालिटी की बात है, बार बार इक्वालिटी की बात इसलिए की जाती है कि दो चीजें हैं कि एक तो हम बात करते हैं कि साहब हमारे देश में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही आपने समझा है कि जनता की सहभागिता से चलने वाला शासन, यानी हम अपने ही प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे ही माध्यम से हमारे ही ऊपर शासन करते हैं। तो शासन में जनता की सहभागिता है, तो हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और जब सहभागिता की बात करते हैं तो हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी लिंग का हो, वो उसकी सहभागिता का जो मूल्य है वो एक समान, इक्वल, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, वो चाहे कोई हो। हमने ये बात पहले भी समझी है, चाहे मिस्टर अंबानी वोट करे या कोई एक सामान्य बहुत गरीब व्यक्ति वोट करे, तो वोट करते वक्त इन दोनों के वोट की वैल्यू में कोई फर्क
नहीं है। तो इन संदर्भों में हम सब समान भी हैं। लेकिन हमने क्लासेस के दौरान अपने छठी क्लास में भी और सातवीं पहले शुरुआत के जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसमें तमाम सारी स्टोरीज पढ़ी, जिसमें जो ग्राउंड रियलिटीज हमने पढ़ी कि वो कितनी डिफर करती हैं, वो सारे असमानता है। तो यही जो चैलेंजेस हैं, और आप देखिए ये असमानता अभी जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे अपना तो बहुत डिटेल में चीजों को समझेंगे। असमानता चुनौतीपूर्ण क्यों है, असमानता जरूरी क्यों है? क्योंकि जो हमारे अपने उद्देश्य हैं, चाहे वो संप्रभुता की बात हो, चाहे हम सॉवरेनिटी की बात करें कि स्टेट हमारा सॉवरेन हो, अपने डिसीजंस खुद ले पाए, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, चाहे हम न्याय की बात करें, ये सब संभव तभी है जब सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन इस देश के लिए हो। सभी नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति को, सबको लगना चाहिए ये देश उनका है। तो इन्हीं संदर्भों में ये सारी बातें आपको समझनी है, इसीलिए समानता जरूरी है। और हर वो चीज जो इसको रोकती है वो समानता के लिए चुनौती। इस अध्याय में हमको यही सारी बातें डिस्कस करनी है। तो मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और आइए पुस्तक के माध्यम से समझते हैं कि ये इस क्लास की एनसीईआरटी कह क्या रही। ठीक है, ओके। अब आइए पुस्तक की ही लाइन बाय लाइन जैसे हम करते हैं वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रही है पुस्तक। इस पुस्तक में अभी तक हमने कांता, अंसारी दंपति, मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वो ये है कि उसके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या करेंगे? आपको ध्यान होगा हमने शुरुआती चैप्टर में ही वो कांता बाई के बारे में पढ़ा था कि जो वोट देने के समय तो बड़ा उसको प्राउड फील हो रहा था कि चलो हमारे जैन साहब, हमारे जो मालिक हैं वो भी लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में खड़ी हूं, मतलब उनके यहाँ वो घर का काम करने वाली महिला है और उस घर के मालिक दोनों एक साथ एक लाइन में खड़े। तो वोट देते वक्त उसको ये बड़ा गर्व होता है कि यार हमारे देश में कितनी अच्छी व्यवस्था है कि हम सब एक समान है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जैसे ही हम अगले फ्रेम में आते हैं उस कहानी के और पता चलता है कि कांता की बच्ची की तबीयत खराब है, तो फिर जब वो अस्पताल में जाती है और जैसे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है उसको अपने मालकिन से, ठीक है, तो तमाम सारा, वो बच्ची बीमार है फिर भी उसको काम पे जाना पड़ता है, वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि पैसे चाहिए, अस्पताल की लाइन में लगना पड़ता है। तो फिर उसको वो इनइक्वालिटीज नजर में आने शुरू हो जाती हैं कि क्यों अब यहाँ तो अगर जैन साहब को अपनी बच्ची को दिखाना होता तो वो तो लाइन में नहीं खड़े होते। तो उसको ये समझ में आता है कि नहीं, डिफरेंसेस इज देयर। हम ग्राउंड रियलिटीज वहां उस कहानी में समझते हैं। फिर अंसारी साहब की कहानी भी समझते हैं कि ऐसा नहीं, बात केवल निर्धनता की है, ठीक है, उसी के आधार पे असमानता नहीं। हमने उनकी कहानी में भी समझा था कि कैसे अंसारी दंपति अगर किराए पे मकान ढूंढ रहे हैं तो केवल उनके धर्म की वजह से उनको कोई मकान किराए पर नहीं देना चाहता, उनको एडवाइस की जाती है कि वो अपना नाम बदल लें। तो ये उनकी गरिमा के अगेंस्ट, उनकी डिग्निटी के खिलाफ था। और फिर बाद में उनको बड़ी मुश्किल से एक मकान किराए पे मिलता है। तो वहां गरीबी रोड़ा नहीं। तो यानी केवल आर्थिक आधार पर ही असमानता है ऐसा जरूरी नहीं, धर्म के आधार पर भी असमानता को हमने वहां पर समझा था। तो इस तरीके से तमाम सारी स्टोरीज के माध्यम से हमने जो वास्तविक स्थिति है देश में हमारे समाज की, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। अब आइए यहां पर आगे समझते हैं ये क्या कह रहा है कि अब ये असमानता तो है लेकिन ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते। ये देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप इन प्रश्नों पे रुकते हैं जो एनसीईआरटी करती है, ये छोटी छोटी लाइनें हम अक्सर स्किप कर जाते हैं। आपको जब खास करके जब आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यहां पर इन लाइनों पे रुकना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को जोड़ के एक बार देखिए कि आपके पास क्या विकल्प है। अपनी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई उन ऑप्शंस को और ज्यादा अच्छे शब्द दे देती है और सारा अच्छी चीजें आपके अंदर फ्लो आ जाता है। तो जरूर थोड़ा सा रुक के यहां पर सोचने की आवश्यकता होती है आपको। ओके, तो इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आकर खड़े हुए। ठीक है, आप भी इससे सहमत होंगे कि ये वाकई ऐसा है। ठीक है, आपकी सहमति बिल्कुल बनेगी कि इतिहास में लगातार इनइक्वालिटीज के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी गई और वो दुनिया भर में, आप देखिए पूरा यूरोप में रेनेसा इसी असमानता के खिलाफ ही था। ठीक है, हमारे देश में तमाम सारे आंदोलन अलग अलग समय पर, ठीक है, वो धार्मिक आंदोलन के रूप में भी आया, तमाम
तमाम सारे आंदोलन, ठीक है, वो वर्ग संघर्ष के रूप में भी सामने आया। ठीक है, पहली शताब्दी में आप देखिए किस तरीके से बुद्ध ने, जो कि क्षत्रिय समाज के थे, बुद्ध हुए चाहे जैन महावीर स्वामी हुए, ये सारे लोग ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन किस तरीके से ईश्वर तक पहुंच जो उन्होंने अपनी तपस्या अपनी साधना से स्थापित की, एक अलग धर्म की बात की। तो ये कहीं ना कहीं जाति के भी उत्थान की बात थी कि अन्य जातियों का ईश्वर पर किसी एक जाति विशेष का नियंत्रण नहीं है, बाकी जातियों के लिए भी वो सारी चीजें अचीवेबल है, वो पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें साबित हुई। बाद में ये सारे संघर्ष आप पढ़ते हैं, ये चलता रहा, वर्ग चाहे वो अमीर गरीब के रूप में हो, तमाम सारे डिस्कशन, आप दास होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दासों की स्थिति को लेकर तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशंस आप पढ़ते आए हैं, उसके लिए संघर्ष भी आपने तमाम सारे पढ़ा है। तो ये सब होता रहा है, न केवल हमारे देश में, दुनिया भर में। अमेरिका में देखिए छोटे मोटे आज भी ब्लैक एंड व्हाइट ये था, ये हो रहा है, आपने स्टोरीज भी पढ़ी हैं, साउथ अफ्रीका की कहानियों को आपने पढ़ा है, नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में लगा दिया। ठीक है, ये सारा संघर्ष, ये असमानता का, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो लड़ाई है, वो ऐसा नहीं है वो हमारे देश की बात है, आज की बात है, ये हमेशा पूरे मानव इतिहास की बात है और पूरे इस प्लैनेट की बात है। हर जगह पे, दुनिया के हर हिस्से में किसी न किसी बात को लेकर डिस्क्रिमिनेट, इनइक्वालिटीज का बर्ताव किया गया है, जिसने अलग अलग संघर्षों को जन्म दिया है। ठीक है, इन सभी बातों को बहुत टोटलिटी से आपको समझने की आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर ये क्या कहता है कि अध्याय 1 की रोजा पार्क्स, हमने रोजा पार्क्स की कहानी सुनी थी कि किस तरीके से जब ब्लैक और व्हाइट की बात होती थी तो उसने बस में किसी व्हाइट के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया, इस तरीके से एक नारी आंदोलन उसने रोजा पार्क्स ने शुरू किया। ठीक है, तो ये कहता है कि अध्याय 1 में रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है क्या? याद है क्या? अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्र को देखकर आपको ध्यान है? इस अध्याय में आपने कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। बेसिकली इसका मोटिव है इस टॉपिक का कि अगर असमानता है, इनइक्वालिटीज है, तो ये ऐसी कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसका समाधान किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। और इस वाले टॉपिक में उन्हीं कुछ उदाहरणों का जिक्र होगा जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। आपके तमाम सारे उत्तरों में इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है आपको, इन सारी चीजों को समझते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला सेंटेंस संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, हालांकि पवन पाठक जी ने इसका जिक्र किया है, ठीक है, तो यहां ये वाला कि भारत संविधान को हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, दिस लाइन इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत इस वाली बात का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में? आर्टिकल 14। आपने इसको संविधान पढ़ते वक्त समझा भी होगा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब फुल फ्लैश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो एवरीबॉडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। एवरीबॉडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं, मतलब किसी भी अमीर गरीब, किसी भी आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में कोई विभेद नहीं होगा। ये हमने कई बार पिछली क्लासेस को भी डिस्कस करते वक्त इस बात का उल्लेख किया है। हमने वो समझा है कि उदाहरण से भी कि आंख पे जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है, जो लेडी जस्टिस है, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, मतलब शी कांट सी, वो देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय करेंगे, इसका मतलब वो अंतर नहीं करेंगे, उनके सामने जो भी वो सब बराबर है, क्योंकि उनको डिफरेंसेस दिखाई ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, जो उनका लेडी जस्टिस की जो मूर्ति है, जो प्रतीक है, वो इसी बात का प्रतीक है कि सभी लोग कानून के आगे बराबर है। इन डजंट मीन वो अन्याय करेंगे, उनके हाथ में तराजू भी है जिसके पलड़े बराबर हैं। तो ये इसी बात का प्रतीक है कि सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। तो सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं, आर्टिकल 14 इस बात का उल्लेख भी करता है। फिर ये बताता है कि आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेसेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, कि राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह भी, इस बात का भी उल्लेख आर्टिकल 15 में है। सीधा सीधा यही लाइन कि अनुच्छेद 15 ये कहता है कि केवल धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग आदि के आधार पर कहीं कोई राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। यानी सरकारें जो भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी, इन आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये सब हमने बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, फिर ये कहता है कि देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, हर वयस्क नागरिक समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। जो भी हमारे यहां अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, तो ये मतलब जो भी व्यक्ति अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसको हमारे देश के चुनाव में सहभागिता करने का पूरा अधिकार है। वो वोट डाल सकता है और उसके मत का मूल्य किसी अन्य के मत से अलग नहीं होगा। इस देश में सभी नागरिकों के मतों का मूल्य समान ही है। ठीक है, ओके। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मताधिकार के अधिकार के चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमने ये बात भी समझी है कि इसका मतलब है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, एक एक चीज जो संविधान में आप पढ़ते हैं, यहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल की बात की जा रही है कि जनता ही, ये लोकतंत्र, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि ये जो मानव का जो पूरा इतिहास है और हमने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये लोकतंत्र उन तमाम उपलब्धियों में से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना ब्लड शेड, एक बूंद खून बहाए बगैर सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। सत्ता एक के हाथ से दूसरे के हाथ में चली जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, वहां जनता की ही इन्वॉल्वमेंट है, जनता को पास मौके हैं कि वो अपने शासक को चुने, अपने ही आप को अपने शासक के रूप में स्थापित कर पाए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ये बहुत अमेजिंग चीज है, अमेजिंग व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में। फिर ये आगे कहता है, मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। हमने कांता का एग्जाम्पल भी लिया कि जब आप वोट डाल रहे होते हैं तो उस वक्त ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा समानता के भाव को पुष्ट करती है, जिससे हमको लगता नहीं वी ऑल आर इक्वल्स, दैट इज मतलब आर राइट टू वोट, हमारा जो वोट देने का अधिकार है, ये हमारे अंदर समानता के भाव को विकसित करता है, क्योंकि हमारा वोट किसी अन्य के वोट की तुलना में कम या ज्यादा महत्व नहीं रखता, इक्वल महत्व रखता है। यही बात ही कह रहा है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। अब यहां से दूसरे पक्षों की भी बात समझने की आवश्यकता है कि यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। क्यों? आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है। हमने वो 2 बच्चों की कहानियां समझी थी कि कैसे 2 बच्चों को वायरल फीवर होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जहां बड़ा 5 स्टार अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली डील किया जाता है, बच्चे को फीस, महंगी फीस ली जाती है, दवाइयां खूब सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारा था। और दूसरा बच्चा सरकारी अस्पतालों में जाता है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन होते हैं वो लेके आता है। ठीक है, तो उसको लाइन में लगना पड़ता है, सारी चीजें ये सब होती रहती हैं। ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हमने समझा था कि निजीकरण बढ़ रहा है। और आप देखिए, यहां पर आपको रुकना भी चाहिए। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दौरान निजीकरण के फायदे नुकसान दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कई बार हमारा झुकाव, चूंकि मार्केट इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, तो इसलिए निजीकरण का हम बहुत एकदम से बहिष्कार जैसी चीज नहीं कर सकते। वर्तमान युग की आवश्यकता भी होती है कई मामलों में। लेकिन जब भी आप निजीकरण की बात करें, जब भी आप उसके मूल्यांकन की बात करें कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है, तमाम सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं,
तो आप उसकी आलोचना नहीं, उसकी चुनौतियों के बारे में बात करें, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो उन दो बच्चों की कहानियों में आपने समझा कि निजीकरण से बस दिक्कत एक होती है कि उनकी प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम को वो जनरेट करता है कि लाभ कमाने की जो एक व्यवस्था, एक परंपरा की शुरुआत हो जाती है निजीकरण से, वो कई बार बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आर कंट्री, वो उनको प्रभावित करता है। तो ऐसे में निजीकरण के लिए ये एक चुनौती है कि क्या ऐसी कुछ व्यवस्था, ऐसा कुछ नियंत्रण स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता कि निजीकरण के जो गुण हैं वो तो बने रहें, इनको प्रॉफिट भी हो और जो सामान्य जनता है उनके हितों को भी सुनिश्चित किया जा सके। निश्चित रूप से सरकार की इन्वॉल्वमेंट से ही यह संभव हो सकेगा। तो इन सारी बातों को भी आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तहत के तौर पर आपको इसको समझने की आवश्यकता है। तो निजीकरण बढ़ रहा है, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही वाले रवैये ने कांता हाकिम शेख साहब की भी कहानी हमने सुनी समझी थी, कैसे 8 सरकारी अस्पतालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं इक्विपमेंट नहीं, कहीं बेड खाली नहीं। बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी जान बचाई जैसे तैसे, बाद में फिर उन्होंने केस किया और उनको मुआवजा मिला। तो ऐसी सिचुएशन जब आती हैं तो ये चैलेंजेस हैं और ये लगता है कि यार यहां कई बार निजीकरण के पक्ष में बात आती है, कई बार जो उसके चैलेंजेस है वो भी आपके सामने आती हैं। इस सबको बहुत जरूरी है जिसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करने में। यहां अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया गया है। ये वो लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। हमने ये पढ़ा है दूसरे ही अध्याय में, इसी 7वीं क्लास का जो दूसरा अध्याय था, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे देश में है। हर वर्ष 30-40 हजार डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है हमारा देश, लेकिन बावजूद उसके कि दूर के गांव में जो रूरल एरियाज हैं वहां 50-50 किलोमीटर तक कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो उनका जो अच्छे डॉक्टर हैं या डॉक्टर्स उनका संकेंद्रण अर्बन एरियाज में है, शहरी क्षेत्रों में है। तो दूर दराज के एरिया में, रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां बड़ी स्वास्थ्य की बड़े सारी चुनौतियां हैं। वहां के लोगों को इसको झेलना पड़ता है। हैजा जैसी जो सामान्य बीमारी है जिसका बहुत आसानी से उपचार किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। टीबी हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से तपेदिक जैसी बीमारी जिसको बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, एक बड़ी संख्या में लोग उससे भी मर रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही। वो संसाधन, वो क्या जो उपलब्धि हमने हासिल की है उसका फायदा उन लोगों को, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को नहीं मिल पा रहा है। इन सारी चीजों को चुनौतियों के रूप में देखने की आवश्यकता है और यही चुनौतियां एक अलग तरीके की असमानता को जन्म देती हैं। यही असमानता अलग अलग संघर्षों को देश में पैदा करता है जो पूरे देश के विकास को में रुकावट पैदा करता है। अभी हम उसको और भी समझते हैं। अच्छा, आगे ये पुस्तक क्या कहती है? ये कहता है कि इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आप देखिए कि एक बूढ़ी औरत जो उसके अंदर ये स्किल है कि वो एक अचार बनाए अपना, उसके अंदर स्किल है। आप देखिए, आप जब पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे और उसमें जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो वहां आपका नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 क्या कहता है? 2 बातें कहता है। एक तो वो कहता है कि लिविंग जो वेजेस है उसको बढ़ाएगा, उसको संतुलित करने का प्रयास करेगा। और दूसरी चीजें वो क्या कहता है कि जो कुटीर उद्योग हैं सरकारें उसके बढ़ावे में, उसके विकास करने में मदद करेंगी। अब देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ठीक है। तो यहां लोग न्यूनतम मजदूरी कमाने के भी अवसर नहीं, इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपना पेट भर सके, अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास वो स्किल भी नहीं है कि उनको बहुत रेप्यूटेड जॉब मिल जाए, कोई खास करके रूरल एरियाज, और वो भी स्पेशली महिलाओं को।
तो ऐसी कोई स्किल नहीं है कि एक रिपीटेड जॉब मिल सके। लेकिन जॉब वाली स्किल ना सही, लेकिन तमाम सारी और योग्यताएं हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई अचार बहुत अच्छा बनाती, कोई पापड़, कोई मुरब्बा, तमाम सारे और क्राफ्ट हैं जिसको बनाने में वो बहुत समर्थ हैं। तो ये बना भी लें, उनके अंदर ये क्वालिटी भी है। लेकिन दिक्कत, जो व्यवहारिक दिक्कत होती है वो मार्केट में तमाम सारे ब्रांडेड अचार हैं जिनके पास जो साधन संपन्न लोग हैं, अलग अलग कंपनीज, वो हमेशा टीवी पे, अलग अलग आपके फेसबुक के माध्यम से, तमाम सारे जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसके माध्यम से वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा देते हैं। आप परिचित हो जाते हैं कि नहीं पतंजलि का अचार है, ठीक ही होगा, ठीक है, ये कोई बड़ा ब्रांड है, कोई विदेशी कंपनी है। ऐसे में उस गांव की जो वो महिला है, उसने जो अचार बनाया है, उसमें चाहे जितना भी स्वाद हो, चाहे जितनी भी शुद्धता हो, लेकिन एकदम से उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ब्रांड कॉन्शियस हमको बना दिया गया है। आप देखिए, आप अपना ही एग्जांपल लीजिए, तमाम सारी चीजें हम केवल ब्रांड के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, तमाम सारी चीजें हों, फोन हो आपका। तो ब्रांड को लेके कई बार हम बहुत बायस्ड हो जाते हैं। हम अगर उसकी क्वालिटी पे, अगर आपकी नजर क्वालिटी पे रहे, तो जरूरी नहीं कि हर क्वालिटी केवल ब्रांड में भी मिलती है क्वालिटी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल ब्रांड ही वो माध्यम है जहां से आपको कोई क्वालिटी मिलती, वो अन्य सोर्सेज भी उसके हो सकते हैं। तो अगर आपकी परख क्वालिटी की होगी तो फिर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं होंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि हम जो ये एक्स्ट्रा मूल्य दे रहे हैं, उन तमाम सारे होर्डिंग चार्जेस भी हैं, वो जो हमारा फिल्म स्टार है उसने भी कुछ चार्ज किया होगा वो एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, वो सब कॉस्ट बढ़ती है और वो सारी कॉस्ट मिलकर आपके उस प्रोडक्ट को महंगा बनाती है। इतनी बेसिक समझ आप सभी के पास है। वो जो गांव की महिला है जो अचार बनाती तो बहुत कमाल का है, लेकिन उसका एंडोर्समेंट करने के, उसका प्रचार करने के लिए उसके पास जो आवश्यक संसाधन है वो नहीं। तो तमाम योग्यताओं के बावजूद वो अपना लिविंग वेजेस भी मैनेज नहीं कर पा रही, अपना जीवन यापन भी उसके लिए मुश्किल हो पा रहा है। अब फिर इस तरीके की अगर व्यवस्था है तो यहां क्या हो गया, तो फिर यहां से उनके लिए दिक्कत हो रही है, एक नई तरीके की आर्थिक असमानता पैदा होगी और वो फिर अलग तरीके के संघर्षों को जन्म देगा। तो फिर सरकार की तमाम सारी योजनाएं अपने आप महत्वपूर्ण जाती है। आप देखिए, खादी ग्राम विकास उद्योग, तमाम सारे और कुटीर उद्योगों को प्रमोट करने वाली योजनाएं हैं, वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। या आपके मन में तमाम सारे सोल्यूशन आ सकते हैं कि नहीं, बात तो है, अगर उन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो भी स्किल्ड लोग हैं जो अपनी स्किल से आ सकते हैं, सोचिए मार्केट में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा कि जिस प्रोडक्ट को इतना महंगा बेच रहे थे, वही प्रोडक्ट उससे उसी क्वालिटी का या उससे सुपीरियर क्वालिटी का दाम में बहुत अंतर होने के बावजूद भी वो मिल रहा है मार्केट में। तो अपने आप में मार्केट में एक कंपटीशन क्रिएट होगा। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जब पूर्ण प्रतियोगिता वाली मार्केट होती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को होता है। इनके भी प्राइस इनको अपने डाउन करने पड़ेंगे, ये भी अपनी क्वालिटी पर फोकस करना शुरू करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इसको देखिए। तो यहां आज भी देखिए, गांव में जो शुद्ध घी वगैरह है वो 2-2 हजार रुपए किलो भी घी अवेलेबल है, बिकता, वो एकदम बचता ही नहीं, ठीक है। मार्केट में 500 रुपए वाला देसी घी भी है जो अपने आप को बड़ा शुद्ध क्लेम करता है, वो आपको हमेशा मिल जाएगा। लेकिन वो जो 2000 रुपए किलो वाला है वो थोड़ी मात्रा में आता है और उसको खरीदने वाले भी लोग बहुत हैं। तो कई बार चीजों की जो पहुंच है, जो क्वालिटी है, अगर एक बार विश्वसनीयता बन जाती है तो मार्केट के तमाम सारे पैरामीटर्स इसके लिए बदलते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि ये हमेशा जरूरी नहीं। बीएसएनएल का एग्जांपल आप लीजिए, दुर्भाग्य से उसके साथ बड़ा ज़्यादती हुआ पिछले कुछ वर्षों में। और आप देखिए, शुरुआत में जब ये सारी कंपनियां, फोन कंपनियां इतनी महंगी थी, 13-13, 14-14 रुपए इनकमिंग कॉल के वो चार्ज किया करती थी, वैसे में बीएसएनएल वन इंडिया प्रोग्राम लेकर आता है, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी देता है जिसमें लगभग 6-7 साल तो होते ही थे, जो एक्सटेंड भी हो जाते थे बाद में, ठीक है। वो 1 रुपए कॉल पर लेके आया, तो सारी कंपनियों को रेट उसके अकॉर्डिंग कम करना पड़ा अगर कंपटीशन में है। तो ये सरकार इस तरीके की योजनाएं चलाती। आज उसके अभाव में आप देख रहे हैं, जब हर चीज निजीकरण हो रही तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें बढ़ रही। इन सारी चीजों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी करते हैं। तो ये चीजें हैं जो बहुत आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी असमानता, आप देखिए, ये भी एक प्रकार की असमानता को ही जन्म दे रहा है। आगे ये पुस्तक क्या कहती है,
ये कहता है कि स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है। एक महिला और है जो किसी चैप्टर में इसका डिस्कस किया गया है, इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए, अब देखिए ये किसानों की एक सामान्य परेशानियां हैं कि अपनी रुई की फसल उगाने के लिए उसको साहूकार से, अब यहां से साहूकार से उधार लेना पड़ता है। अब आप तमाम सारे इकोनॉमिक्स में जो अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है उसके ड्रॉबैक्स और तमाम सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ये सब उसी का बेसिक है। ठीक है कि एक बार साहूकार के जाल में फंसे फिर बेचारों का जमीन वमीन सब जाता है। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं ये सारी चीजें। तो साहूकार से उधार लेना पड़ता है, यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अब चूंकि उधार लिया हुआ है, एक सर्टेन टाइम के अंदर वो पैसे चुकाने हैं, उसकी अपनी ही बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं चुकाएगी तो ब्याज बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छी फसल है जिसकी बहुत अच्छे दाम मिलने चाहिए, लेकिन उसकी मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वो अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वो संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। अब ये तमाम सारे हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो घरों में काम करना हो चाहे फैक्ट्रियों में काम करना हो, तो इन्हीं मजदूरों की स्किल का फायदा उठाकर तमाम सारी कंपनियों ने बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है, बहुत ज्यादा धन कमाया है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, ना आर्थिक रूप से ना सामाजिक। अपमान झेल के काम करना पड़ता है और अपनी स्थिति में भी सुधार नहीं कर सकते। अपना काम शुरू करने के लिए जिन शर्तों की आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पाती। तो ये सारे बड़े व्यवहारिक चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, और ये फिर वही चीज है, वो जो गैप क्रिएट होना शुरू होता है वो अलग तरीके के संघर्षों को जन्म देता है। अच्छा, फिर ये कहता है कि क्योंकि गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता से बड़े कारणों में से एक है। जो हमारे देश में ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जब भी आप इन इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, इन असमानताओं की बात करेंगे, ठीक है, इस विषमताओं की बात करेंगे, तो दो मुख्य कारणों को हाईलाइट करेंगे कि संसाधनों का, एक तो संसाधनों का अभाव और दूसरा ये गरीबी। जो पावर्टी है और जो रिसोर्सेज की पहुंच सभी तक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में असमानता को जन्म देती है। इस तरीके के फैक्ट्स खूब पूछे जाते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमारे देश में असमानता के लिए जिम्मेदार तत्व हैं। तमाम सारे ऑप्शन होगा, उसमें ये भी होगा गरीबी और संसाधनों की अनुपलब्धता। ठीक है, और जब आप कभी इन समस्याओं के समाधान की बात करेंगे कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, तो जब आप अपने सुझाव देंगे, अपनी एडवाइजर्स देंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम ऐसी योजनाएं बनाएं जो इस पावर्टी को रेगुलेट करे, इनको कम करने की कोशिश करे, ठीक है, वो रोजगार की योजना हो सकती है, तमाम सारी अन्य योजनाएं हो सकती हैं, तो हम इनइक्वालिटीज को कम कर पाएंगे। हम कुछ ऐसा करें कि संसाधनों पर सभी की पहुंच हो सके। ठीक है, अगर इस तरीके की व्यवस्था भी हम कर पाने में सक्षम हो जाएं, समहाउ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, कानून को इन्वॉल्व करें, सरकारों को इन्वॉल्व करें, तो अगर समहाउ इन दो चीजों पर हम फोकस करें तो अपने आप ये जो इनइक्वालिटीज हैं, जो ये असमानताएं, विषमताएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो देखिए, कई बार समस्याओं की बेहतर समझ आपको समाधान की तरफ ले जाती है। कई बार आप खुद भी अपने प्रैक्टिसेस में, जब भी आप तमाम सारे डिस्कस करते हैं, तो कई बार हमको सलूशन समझ में नहीं आता। देखिए, सलूशन तभी समझ में नहीं आता जब हमको समस्या भी समझ में नहीं आती। किसी भी डॉक्टर का एग्जाम्पल लीजिए, वही डॉक्टर सबसे अच्छी मेडिसिन लिखता है जिसको बॉडी मैकेनिज्म की बहुत अच्छी समझ होती है। अगर वो ये समझता है कि इस बॉडी मैकेनिज्म काम कैसे करता है, वो जितनी अच्छी समझ होगी वो उतना ही आसानी से मर्ज पकड़ेगा। वो बुखार को समस्या नहीं मानेगा, वो जानता है कि बुखार केवल लक्षण है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। शरीर में कुछ डिस्टरबेंस हुई है जिसकी वजह से ये बुखार हो रहा है, तो वो उसको तलाशने की कोशिश करता है और उसको फाइंड आउट करते ही फिर वो उसके इलाज पे प्रयास करता है। तो वो भटकता नहीं है तमाम सारे
बीमारी के लक्षणों से कि सर दर्द है, बुखार है, पेट दर्द है, तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो इसके कारणों की तलाश करता है। तो इसी तरीके से जब आप देश की तमाम सारी समस्याओं के बारे में बात करें, क्यों हमारे यहाँ जाति प्रथा है, क्यों इस तरीके की विषमताएं, करप्शन बढ़ने के क्या कारण है, आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, नक्सलवाद की क्या दिक्कतें, क्यों आखिर बेरोजगारी इस तरीके से, जब आप इन सारी समस्याओं को समझेंगे, इसके समाधान की बात करेंगे, तो आपको ये पहली शर्त है कि आप ये समझें कि आखिर व्यवस्था काम कैसे करती है, उसके लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या हैं, वो कौन से की एलिमेंट्स हैं, वो कौन से मुख्य तत्व हैं जिन पर काम किए जाने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें उसी समझ को आप में बढ़ाने में उसकी मदद करती हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए आगे समझते हैं ये क्या कह रहा है। यहां एक पिक्चर है, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए जरूर। ये केवल ये एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कैन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू वोट, यानी आपके पास वोट करने का अधिकार है। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, ठीक है, क्या कर रहा है ये, लोकतंत्र में सहभागिता कर रहा है, व्हाट इट मीन एग्जैक्टली। ठीक है, क्या वोट डाल देना आपका काम खत्म हो गया? नहीं, वो तमाम सारी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर निरूपित करता है। आपकी तमाम सारी बड़ी सारी, वोट देना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। और वो स्पाइडरमैन का एक बड़ा मशहूर सा डायलॉग है कि बड़ी शक्ति बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। तो वोटर आप शासक चुनने जा रहे हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये अधिकार तो आपको बहुत देता है, शक्ति तो बहुत देता है, लेकिन उसी अनुपात में आपके ऊपर दायित्व भी आरोपित करता है। तो अगर आप इन महत्व को समझेंगे, इन सारी जरूरतों को समझेंगे, तो आपका रोल बहुत ज्यादा डिफाइंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा परिष्कृत हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप इसको समझें। तो एक बार आप खुद भी विचार कीजिए कि ये मताधिकार की ताकत, वो डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? हमने बड़ी सारी बातें की हैं इसको लेकर, अभी तक कर ही रहे, आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन आपके अपने विचार, जितनी बातें हमने की हैं, क्या आप उसको अन्य तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जरूर एक बार प्रयास कीजिएगा। ओके, यहां एक चीज और, एक बड़ा अच्छा छोटा सा सेंटेंस है, एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है, कई सारे बड़े बड़े प्रश्नों को अब बहुत आसानी से बहुत सोल्यूशन मिल जाता है एक शब्द में। और कई बार ऐसे के जो टॉपिक होते हैं वो भी इन्हीं एक लाइन से, एक शब्द से उठा देते हैं। यहां दो शब्द हैं, आप देखिए, एक तो ये मुस्कुराते हुए कुछ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की फोटो है, ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। ये काश ये ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा ये ऐसे ही हमेशा बना रहे। आई विश हमारे देश के लोग अगर ऐसे ही मुस्कुराएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी खासकर की महिलाएं, तो निश्चित रूप से हमारे देश की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। तो ये पिक्चर अपने आप में एक स्टेटमेंट है। थैंक यू एनसीईआरटी इस तरीके की चीजों को डालने के लिए। ठीक है, और यहां नो पॉवर्टी का जो स्लोगन है, ये भी एक बड़ा संदेश है अपने बारे में, अपने चीजों के बारे में। अच्छा, जिस सेंटेंस पे मैं आपका ध्यान खींचने चाह रहा हूं, उसके नीचे ये सेंटेंस दिया हुआ है, सतत विकास। ठीक है, कि आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, कि एक आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास, कि ऐसा नहीं कि एक बार विकास हो गया, आपने किसी एक दिन बड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली और सोचा कि कुछ अचीव कर लेंगे, नहीं, वो उस दिन की अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन आपके ओवरऑल सिलेक्शन में ये बड़ा रेगुलर एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका उद्देश्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अधिकारी होने के बाद जरूरतें खत्म हो गई, अधिकारी होने के बाद भी आपके ऊपर बड़े सारे दायित्व आते हैं। और ऐसे में अगर आपको विधि की जानकारी है, कानून की जानकारी है, इफ यू आर अवेयर विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, तो आप उतने ही बेहतर अधिकारी के रूप में निखर कर सामने आते हैं। तो वो पढ़ाई वाला क्रम वहां भी बना रहता है, आपको तमाम सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अलग अलग मुद्दों पे आपको अपनी बात रखनी पड़ती है, अलग अलग लोगों के बीच में बात रखनी पड़ती है। तो आपके पास अगर विषय की जानकारी, अलग अलग विषयों की जानकारी अच्छी रहती है, तो आप उतना ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये बहुत रेगुलर एफर्ट है। इसी तरीके से डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कोई एक लक्ष्य नहीं है कि एक दिन लिया, हाँ डेवलप हो, ये लगातार ये अनाज भोजन करने जैसा है कि हमारे शरीर को पोषण कब चाहिए? रोज। जब तक ये शरीर है तब तक हमको पोषण चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एग्जिस्ट ही करता है इस पोषण पर। तो समाज कैसे, एक उन्नत समाज, सतत विकास होता रहे, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, जरूरतें, लक्ष्य बदल जाते हैं,
तो उसके लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है, ये बड़ा रेगुलर प्रोसीजर है। वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत विकास चाहिए जो हमेशा होता रहे और जिसको मतलब प्रक्रिया से रुकावट ना आए। और इस सतत विकास में जो सबसे बड़ा की एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा सहायक तत्व होगा कि समहाउ अगर आप गरीबी को का अंत कर दें, अगर समहाउ, ठीक है, चाहे वो कैसे भी पॉलिसीज बनाकर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से जनता को जागरूक करके समहाउ अगर हम ये कर पाने में सफल हो पाए कि हम इस देश से गरीबी का अंत कर दें, ठीक है, तो गरीबी का अंत करना ही एक बहुत बड़ा फोर्स दे देना होगा अपनी डेवलपमेंट प्रोसीजर को, ठीक है। अपने आप ऊर्जा भर जाएगी और हमारी विकास प्रक्रिया बहुत तेजी से चलेगी। तो गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जब आप इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी टॉपिक ही अलग से पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि अकेली गरीबी तमाम सारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, तमाम सारी चीजों को जन्म देता है। हमारी संप्रभुता तक खतरे में आ जाती है इस गरीबी के कारण। तो गरीबी एक बहुत की एलिमेंट्स है, बहुत बहुत बेसिक एलिमेंट है जिसको दूर किए जाने की जरूरत है। और खास करके तब जब आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात कर रहे हैं, तो अपने आप गरीबी का अंत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यानी ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये लाइन, छोटा सा पिक्चर के नीचे एक लाइन है और आप देखिए कितनी चीजें, कितने सारे पॉइंट्स आपको समझने में यहां मिल जाते हैं, ठीक है। यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है। ओके, आगे क्या कह रहा है, आगे ये फिर एक कहानी पर, उदाहरण पर लेके आता है कि दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण, अभी तक हमने बात की कि गरीबी एक बहुत बड़ी रुकावट है, संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ी कारण है हमारे देश में विषमता का। एक कारण तो यह है कि संसाधनों की कमी है, मतलब सब तक पहुंच नहीं है। दूसरा जो गरीबी है, बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में इस तरीके की इनइक्वालिटीज, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तो यहां फिर दूसरे कारण पे विचार किया जा रहा है कि दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ती। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वो एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे, ठीक है। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचाते रहे, ठीक है। अब आप देखिए, अगर यहां एक बात तो हमने समझी कि किस तरीके से हमारी गरीबी, साधन संपन्नता का अभाव हमारे पास है, तो वो विषमता को जन्म देती है हमारे व्यवस्था में। अकेला कारण ये नहीं, ठीक है, दूसरे कारण है जिस पर ये प्रकाश डाल रहा है। अंसारी साहब का यहां एग्जाम्पल दे रहा है कि वो तो कैपेबल थे, वो अफोर्ड कर सकते थे एक मकान किराए पर लेने के लिए, वो किराया दे सकते थे, वो सक्षम थे, मतलब उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, वो गरीब भी नहीं थे, लेकिन वो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते थे, इसलिए एक महीने तक उनको भटकते रहना पड़ा। तो इसका मतलब ये भी एक कारण है जो देश में विषमता पैदा कर रहा है। ये दूसरे तरीके की विषमता है। अब आपको इस दूसरे पक्ष पर भी बात करनी पड़ेगी। एक सिविल सर्वेंट के रूप में, जब आप एक अधिकारी के रूप में समस्याओं पर विचार करते हैं, तो आप बहुत टोटलिटी से देखते हैं कि असल में क्या कारण है। जब कई बार विद्यार्थी हमारे पास आते हैं तो साहब ये दिक्कत हो रही है, तो कई बार लगता है बच्चा ये पढ़ने में तो अच्छा है, ये दिक्कत कहाँ हो रही है, अच्छा नहीं, इसकी राइटिंग ठीक नहीं है, या इसकी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, या ये कई बार मुद्दे से भटक जाता है, ये वो। तो हम इन चीजों पर भी विचार करते हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज इस बात की। हम केवल ये नहीं कि कंटेंट, हाँ फला आर्टिकल क्या कहता है बस ये रट लो काम हो जाएगा, नहीं। आप क्या इस आर्टिकल को इकोनॉमिक्स के साथ कंसीडर कर पा रहे हो, उसके साथ जोड़ पा रहे हो, क्या इसको अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, क्या आप इसके इतिहास के तत्वों को समझ पा रहे हो कि आज जो ये हमारे पास अधिकार है इसके पीछे की क्या कहानी, वो इतिहास में कौन सी चीजें थी जिसने प्रेरित किया हमको इस तरीके के अधिकार डालने में। तो क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप उसको अन्य विषयों के साथ जोड़ पा रहे हो। यही वो चीज है जो आपको यूपीएससी में सफलता दिलाता है, इन सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको सफलता दिलाता है कि आप विषयों के बीच में एक सामंजस्य, एक कपलिंग क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें उनमें जोड़ पद पैदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसी तरीके से जब आप समस्याओं के बारे में विचार करेंगे तो एक अधिकारी के रूप में खास तौर पे, तो आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि आप उसके तमाम सारे एस्पेक्ट पर बात करें। तो चूंकि आप बात कर रहे हैं विषमता की, तो विषमता का एक कारण आपने पढ़ा कि साहब गरीबी और संसाधनों का अभाव, दूसरा
आप देखिए यहां गरीबी संसाधनों का अभाव कारण नहीं है, यहां किसी धर्म विशेष में होना डिस्क्रिमिनेशंस पैदा कर रहा है। इसी तरीके से यहां दूसरी कहानी आपने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कि स्कूल के मैदान को उनसे झाड़ू लगवा के साफ कराया जा रहा था, उस छोटे बच्चे से उतने बड़े मैदान में झाड़ू लगाया क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता था वो। तो यहां भी वो उन्हीं बच्चों के, बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहा है, उसके पास वो सारे अधिकार होने चाहिए जो किसी अन्य विद्यार्थी के पास होने चाहिए। फीस स्कूल ने पूरी ली होगी अन्य विद्यार्थी की तरह ही, लेकिन चूंकि वो एक जाति विशेष से है इसलिए उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो समान विद्यार्थियों की जैसा नहीं हो रहा है। तो ये फिर एक तरीके की विषमता है। यहां संसाधनों के अभाव को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारी अपनी मान्यताएं हैं, वो अब अलग तरीके की विषमता पैदा कर ये नए प्रकार के संघर्षों को जन्म देगा। अच्छा, ऐसे ही संघर्ष कभी कोई भीम सेना बनाता है, कोई परशुराम सेना बनाता है, कोई करणी सेना बनाता है, और ये फिर ये सारी सेना बनेगी तो सेना तो लड़ने के लिए ही होती, शांति स्थापित तो कहां ही कर पाएगी। तो ये सारी चीज, और हमको सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, तो सतत विकास के लिए विषमता को कम करने की आवश्यकता है, या ये सारे ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है जहां हम सेना बनानी पड़े हमको और हमको विषमताएं हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम दोनों तरफ दो बातें एक साथ नहीं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों की बातें एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप देखना है कि हम अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी कार्यविधि के माध्यम किसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर सतत विकास की बात करेंगे तो ये सारी चीजें डाइल्यूट होंगी, इन पर जोर देंगे तो डेवलपमेंट डाइल्यूट होगा। तो ये बैलेंस आपको जरूर देखने की आवश्यकता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर ये आगे कहता है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। जी आप देखिए तमाम सारे, ये भी एक बहुत बड़ा यहां लिंग के आधार पर विभेद, यानी गरीबी, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, जातीय असमानता, लैंगिक असमानता, यहां डिफरेंसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, लिंग के रूप में भी कई बार ये देखा गया है कि एक मजदूरी करने वाले पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिल जाती है और उतनी ही मजदूरी करने वाली महिला मजदूर को कम मजदूरी मिलती है। ये अलग तरीके की असमानता लैंगिक आधार पे, तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशन। अभी जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसको दूर करने के लिए तमाम सारे प्रयास करती है सरकारें, संविधान ने प्रयास किया, तमाम सारी योजनाओं, तमाम सारे केसेस हैं, आप इसको समझेंगे अलग अलग चीजों में। तो ये सारी, और सबसे बड़ी चीज आप देखिए इसी एनसीईआरटी में ही कहीं ये मेंशन है कि अगर मजदूरी करने वाले, मतलब खेती करने वाले अगर किसानों की बात की जाए तो टोटल जितने खेती से जुड़े हुए लेबर हैं उसमें लगभग 88% योगदान महिलाओं का है। वुमेन आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग। ठीक है, 88% जो टोटल परसेंटेज हैं, जो लेबर हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, उसमें 88% लगभग महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब भी आपके कान में पड़ता है फार्मर, द वर्ड फार्मर, जैसे किसान शब्द आता है तो आपके जहन में एक पुरुष किसान का चित्र उभरता है। ठीक है, तो जब भी आप किसान की चुनौतियों की बात करते हैं तो पुरुष किसान का चेहरा सामने आता है, जबकि टोटल जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उसमें लगभग 88% भागीदारी महिलाओं की है। तो आप देखिए कई बार इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, लेकिन पुरुषों के समकक्ष एक ही मजदूर वो भी पुरुष भी, मजदूर महिला भी, दोनों की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, सामाजिक हालात एक जैसे हैं। ठीक है, एक जाति धर्म से भी है, एक ही जाति धर्म, एक ही आर्थिक हालात, सब कुछ समान है, लेकिन फिर अगला डिस्क्रिमिनेशन है, एक उसमें पुरुष एक महिला है, तो फिर ये श्रेष्ठ, ये और ज्यादा बदतर हालात हो गए। ये एक नए तरीके के विषमताओं को जन्म देता है। अब इन सारी चीजों को जब आप देखना शुरू करेंगे तो जब भी आप किसी पॉलिसी का मूल्यांकन करते हैं, आपसे एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो नीति बनाई है सरकार ने, या सरकार किस नीति, सरकार की इस योजना का मूल्यांकन कीजिए, या सरकार ये जो बना गया कानून है उस पर अपने विचार दीजिए। ऐसे में लिखने के लिए आता है, आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, आपके जो एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज वगैरह आती है कि एक परिस्थिति दे दी गई और आप इस जिले के जिलाधिकारी हैं, आप क्या करेंगे। तो आपके पास वो जो पैरामीटर्स क्या होंगे
कि आप योजनाओं का मूल्यांकन करते वक्त किसी ऐसी चीज को तो नहीं छोड़ दे रहे हैं जो विषमता पैदा कर रही हो। तो भले ही पहले आप संसाधनों की उपलब्धता की बात करेंगे, देखेंगे गरीबी, आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, केवल इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि यही कारण नहीं है। आप ये भी देखते हैं कि नहीं साहब, धार्मिक असमानता भी है, अब योजनाओं को इसमें भी देखने की आवश्यकता होगी। धार्मिक जाति असमानता भी एक तीसरा भी है, ठीक है। अच्छा, कई बार ये तीनों ही समान है कि साहब हमारे पास संसाधन भी नहीं है, हम गरीब भी हैं, हमारी जाति भी एक है, हमारा धर्म भी एक है, लेकिन फिर भी अंतर है क्योंकि उसमें एक पुरुष है, एक महिला है। तो इस तरीके की ये चीजें बहुत दिक्कत पैदा करती हैं। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है, जो आपको ये पुस्तक बहुत सक्षम है समझाने में, और बहुत ये सारी चीजें टॉर्च बेरर के रूप में काम की बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको। अच्छा, आगे क्या कहता है ये? गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी तरीके की असमानता शुरू हो जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह दी आपने, पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, कि ये जितनी भी असमानताएं हमने अभी बहुत कैटेगराइज करके समझा, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, धार्मिक हो, जातीय हो, लैंगिक हो, ये सब आपस में इस तरीके से मिली जुली हैं कि कई बार वो पॉइंट समझ में नहीं आता कि इस पॉइंट से यहां से इसको अलग किया जाए, इसको अलग किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम बात करें किसानों की समस्याओं के बारे में, जैसे हम किसानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम उनको धर्म, जाति और क्या कहते हैं, संसाधनों के मामले में समान मान ले, लेकिन फिर जैसे किसान कह रहे हैं हमारे दिमाग में पुरुष किसान का इमेज आती है, तो फिर लैंगिक असमानता वहां भी बनी रह जाती। तो जब भी विषमता को दूर करने की बात होगी, इन सभी चीजों को बहुत टोटलिटी से इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, ये बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है, ये पुस्तक भी कह रही है कि ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आपस में इतनी मिली जुली हैं, इस तरीके से घुल गया है, ये शिकंजी बन गया है, समझ में नहीं आ रहा है नींबू कहां, चीनी कहां, नमक कहां, ठीक है। इन सब का अपना अपना स्वाद तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से घुली हुई हैं कि वो बिंदु समझ पाना मुश्किल है कि नहीं साहब ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये एक बड़ा चैलेंजेस है जिसको समझने की आवश्यकता है। अच्छा, भारत में ये एक वास्तविकता है जो कि गरीब हैं, मतलब वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं, और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं। हालांकि ये सारे आंकड़े आप थोड़ा सा इसको एक बार फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, तो आपको नए आंकड़ों पर जरूर, ये आपका होमवर्क यहां से मिल जाता है। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो इन आंकड़ों में जो करंट आंकड़े हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए। तो ये 2011 की जनगणना है। अभी 2021 में दोबारा ये सारी चीजें, अभी कोरोना वगैरह ने बड़ी सारी चीजें प्रभावित की हैं, ठीक है। हर 10 साल पे ये जनगणना होती है। तो 2011 का आंकड़ा लेके बता रहा है कि 48.5% महिलाएं हैं, ऑलमोस्ट 50% हो गया। 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं, ठीक है। ये जनगणना का आंकड़ा है। और आप जब डिस्क्रिमिनेशंस की बात करते हैं तो हमने बताया कि किस तरीके से ये आपस में मर्ज है कि वो एक फिल्टर कर पाना मुश्किल है कि हम कैसे कैटेगराइज कर पाएं। तो ये डाटा जरूर थोड़ी बहुत मदद करते हैं, लेकिन जब आप योजनाएं बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सारे उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, अब समानता के लिए संघर्ष, इसको समझते हैं कि क्या स्ट्रगल है फॉर इक्वालिटी। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अपने साथ, या आप एक बार अब यहीं से सोचना शुरू करना चाहिए कि जो पहचाने जाते हैं, आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके में जहन में किन लोगों का नाम आता है? हो सकता है कि आपके लोकल एरियाज का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या आपके ऐतिहासिक कोई पुरुष हो। दुनिया भर में कई सारे नाम हैं जो प्रचलित हैं, जिन्होंने असमानता को दूर करने के लिए तमाम सारे प्रयास किए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जहन में मोटे तौर पे जो ऐतिहासिक नाम है वो युग पुरुष के नाम तो क्लियर ही होने चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो हमारे देश के हो, जरूर आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
ये वो लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां जब भी आप किसी दूसरे इंसान से बिहेव करते हैं, किसी तरीके का संपर्क में आते हैं किसी भी उद्देश्यों से, तो इस बात का ख्याल, जो पहली चीज अगर आपके जहन में रहे कि आप उसको उसके मानव होने का सम्मान दें, कि ठीक है ये किसी जाति विशेष से ताल्लुक रखता होगा, ऐसा कोई अपना किसी पर्टिकुलर रिलीजन में इसकी अपना ये आस्था होगी, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन में फेथ होगा इसका, ठीक है, या इसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी है, अमीर या गरीब, तो इन सब में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जब आप व्यवहार करें तो जब आप उसको ये कॉमन फैक्टर के साथ, ये है तो इंसान ही चाहे कोई हो, तो आपका अपना बर्ताव तमाम सारी इनइक्वालिटीज को वहीं डिलीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब इस तरीके के अभ्यास आप खुद करके देखिए, बड़ा सुकून में मिलता है आपको। तो ये जो अभ्यास है ये बहुत जरूरी चीज है। यहां वो यही बात कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप ये इंसान के रूप में उसको स्वीकार करें। एक इंसान होने के नाते भी उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, कि आप उसको, उस पर आपका, उसके एग्जिस्टेंस पे आपका विश्वास है, या आप उसको कुछ मानते ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसका ध्यान रखें। और सदैव इस धर्म और समुदाय के ऊपर माना, मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे ही लोग महान कहे जाते हैं। जिन लोगों की बात कही जा रही, ये वही लोग होते हैं अक्सर कि जब भी ये दूसरे से जिससे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमेशा उसको तमाम सारी जो विषमताएं हमने अभी जिक्र किया, जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो इन सारी बातों को वो डाइल्यूट कर देते हैं। वो उसकी ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस करते हैं कि उसके मिलने के बाद, अगर किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद, कई बार आप अक्सर कई बार खास करके साधु सन्यासियों के बारे में कि पता नहीं ये सच्चे हैं नहीं है, गुरु हैं क्या है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, इस चीजों को जांच करने में बड़ी दिक्कत होती है आपको। आप ये ध्यान रखिए, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर आप किसी से मिल के आ रहे हैं और मिलने के बाद आपको अपनी महानता का एहसास होने लगे, यानी किसी से मिल रहे हैं आपको लगे कि यार मेरे अंदर भी इतनी क्वालिटी है, ठीक है, मैं बड़ा अच्छा हूं, आप समझ जाइए सामने वाला बहुत अच्छा है। आपके अपने ईमानदारी वाले तत्व उसके सामने आने लगे, ठीक है, आप अपनी ईमानदार होने पर फोकस करना शुरू कर, समझ जाइए सामने वाला बहुत ईमानदार। आप जाते ही किसी के सामने बहुत स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं, बहुत कॉन्शियसनेस, बहुत चालाकी से बिहेव, समझ जाइए सामने वाला बहुत चालाक है। जाते ही आपके मन में बेईमानी आने लगे, समझ जाइए सामने वाला बेईमान है, करप्ट है। तो किसी को भी जांचना हो तो अपने ऊपर ही उसको देखिए कि उसके संपर्क में आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो जिन महान लोगों का हम जिक्र करते हैं अक्सर अलग अलग स्टोरीज में, ये वो लोग हैं जिनके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति अपनी विषमता भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो महिला है पुरुष है, वो किस जाति धर्म से संबंध रखता है। तो ये उस अगले व्यक्ति का गुण है जो इन सारी चीजों को माइनस करके एक व्यक्ति को, एक इंसान को इंसान के रूप में देखता है। ये बड़ी उपलब्धि और यही वो गुण है जिसकी वजह से उनको महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं, जाहिर है। ओके, अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जाते हैं। आपको ध्यान है, इतिहास पढ़ते हैं आप, कौन कौन से संघर्ष हैं, आपको ध्यान रखना। अगर इस सवालों के जवाब आपके पास नहीं, इसका मतलब इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है, तमाम सारे सोशल इश्यूज पढ़ने की जरूरत है। अभी देखिए एक साउथ इंडियन मूवी आई थी भीम, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए। ठीक है, किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लिए एक वकील प्रयास करता है बिना उन सारी चीजों का, उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखे वगैरह, उनकी ह्यूमन डिग्निटी पे जोर देकर। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे अधिकारी, तमाम सारे डॉक्टर्स, तमाम सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो इन डिस्क्रिमिनेशंस का ख्याल नहीं रखते और वो एक अलग तरीके की वैल्यू सेट करते हैं।
ठीक है, ऐसे लोगों से भी समाज भरा पड़ा है, ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों की कमी है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से भी समाज भरा पड़ा हुआ है। क्या हमारी जानकारी में ऐसे व्यक्ति हैं? तो अगर नहीं है तो कहीं हमारी भी ये लिमिटेशन है, हमको अपने प्रयास को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में, अच्छा ये तो किसी टॉपिक की बात की जा रही है, ठीक है, तमाम सारे उदाहरण हैं, तमाम सारे आंदोलन हैं जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, मत्स्य संघर्ष एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम सारी संघर्ष गाथाएं, अभी करंटली ये जो फार्मर प्रोटेस्ट था, जो किसानों का आंदोलन था, आप सबके सामने अभी ताजा ताजा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जिसमें अच्छा ये बात कर रहा है। ऐसे तमाम सारी संघर्ष गाथाएं जहां हमारे पास, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। ठीक है, यहां एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में वही चीज कि आप किसी के बारे में जानते हैं, आसपास देखिए, क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जहां जो इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, यहां जाइए, ये देखिए, सतत विकास और एक और चीज, असमानता को कम करना। अभी वहां बात की गरीबी को कम करना सतत विकास के लिए जरूरी है। असमानता, डिस्क्रिमिनेशन को भी दूर कीजिए, तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, यहां ये देखिए कितना ब्यूटीफुली, ये पिक्चर भी अपने आप में बहुत टचिंग है अगर आप ध्यान दें इस पर कि यहां किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को ग्रिप कर रखा है, कैसे हाथ पैर सारे ये जो रिड्यूस इनइक्वालिटी जो बात कर रहा है कि जितनी विषमताएं कम होंगी, डिस्क्रिमिनेशंस कम होंगे, इनइक्वालिटीज कम होंगी, हम उतने ही ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ओके, अब आ जाइए तवा मत्स्य संघ, किसी संघ के बारे में बता रहा है। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, ठीक है, कई बार वो तमाम सारे नेशनल पार्क वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, तो और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप देखिए, खास करके बड़े शहर में, अगर आप में से लोग दिल्ली में रहते होंगे तो दिल्ली में ये बहुत आम है, ये देखा जाना, तो कई शहरों में ये बहुत आम है कि आप देखिए सड़क पर रेड लाइट होती है तो एक छोटे से बच्चे वो कलाबाजियां खाते हैं, वो गोल से छलने में अपने आप को निकालते हैं। ठीक है, अक्सर शहरों में कई सारे नट हैं, वो अलग अलग करतब दिखाते हैं, कोई कोड़े ही मार रहा है अपने ऊपर। आप गौर कीजिए, पता कीजिए कि ये लोगों का ओरिजिन कहाँ है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको पता चलेगा ये किसी न किसी ट्राइबल एरियाज से हैं। ऐसे ही विस्थापित लोग हैं जिनको किसी वजह से अपनी जमीनें, अपना जो उनका नेटिव प्लेस है, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको छोड़ना पड़ा है। तो आपको तमाम सारे उदाहरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन जिन समस्याओं के बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं, उनकी जमीनी हकीकत से आप रूबरू होंगे। तो कई बार उन बच्चों को आप कर्तव्य दिखाते हुए देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उस रेड लाइट पर, वो सारी चीजें, वो यही लोग हैं जो हमारी डेवलपमेंट की कीमतें अदा कर रहे हैं। तो यहां ये कह रहा है कि जो भी इस तरीके के नेशनल पार्क बनाए गए या जो बांध खास करके बनाए जाते हैं, तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती हैं उसकी वजह से। ठीक है, इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वो बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, इससे कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, आप कभी गौर कीजिए, जो फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वहां फुटपाथों पे खेल रहे हैं, ये कभी तो अडल्ट होंगे, कभी तो बड़े होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे। तो तमाम सारी, जब आप इन पिक्चर्स को इमेजिन करते हैं तो अपने आप एक भयावह पिक्चर सामने आ जाएगा, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं है। वो संघर्ष बचपन से ही देख रहे हैं कि यार 2 टाइम के भोजन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, एक छत के लिए कितना अपमान, कभी यहां से पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं, कभी कोई डांट रहा है, कभी कुछ। और जैसे जैसे वो अडल्ट होंगे, इन्हीं प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होंगे,
तो वो समाज में उनका किस प्रकार का योगदान होगा, वो किन तत्वों की तरफ उनका झुकाव होगा। क्या आप ऐसे ही सामाजिक तत्वों, असामाजिक तत्वों को पैदा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं? क्या हमारी सरकारी योजनाएं इस काबिल नहीं है, हमारे सरकार की इतनी क्षमता नहीं है, हम इतने संसाधन संपन्न नहीं है कि हम उनको कुछ योग्यताएं, उनको योग्य बना पाए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप कर पाए। सबसे बड़ी चीज उनका भरोसा हम अपनी व्यवस्था में जता पाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखिए कि इसका जो दूर का जो परिणाम होता है, जो उनका कॉन्सिक्वेंस है, वो कितना खतरनाक है देश के लिए। तो जब भी आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में चीजों को कल्पना करें तो इन चीजों का ख्याल आप रखें। अच्छा, यहां पर आगे ये कहता है, लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ये आए दिनों आप सुनते हैं अलग अलग चीजों को लेकर, एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघर्ष, ये देखिए, ये भी आपका फैक्ट हो सकता है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समिति, सीधा सीधा तवा मत्स्य संबंध रिलेटेड है, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो ये मछुआरे लोग होते हैं उनकी, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अपने आप में एक फैक्ट है जिसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, कवायद क्या होता है? कवायद मतलब डिस्कशन, कवायद मतलब जो बातें हम कर रहे हैं उस पर। ठीक है, ये सारी चीजों को कवायद कहते हैं। ओके, अब यहां तवा नदी का जलाशय, यहां एक पिक्चर है। फिर छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में, डिटेल बता रहा है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। ये अपने आप में ज्योग्राफी की एक कंडीशनिंग दे रहा है। ये सारे देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि बांध में डूब गई। जाहिर है जब भी बांध बनाया जाएगा, ये बांध बनाया जाएगा, ये बहुत ऊंचा होता है। आपने कई सारी पिक्चरें देखी होंगी, हो सकता है किसी ने नजदीक से देखा भी हो बांध। तो चूंकि बहुत ऊंचा बनाया जाता है, नदी के आने वाले पानी को रोका जाता है। अब पानी को यहां रोकेंगे ताकि उसका यूटिलाइजेशन, बिजली उत्पादन, तमाम सारे बाढ़ को नियंत्रित करना है, तमाम सारे अन्य चीजों को नियंत्रित करना है। तो जिस तरफ से पानी रोका जाता है, धीरे धीरे इसका जल स्तर होता है और बहलता है वो बहुत दूर तक इलाके में। तो उस इलाके में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, कृषि योग्य जमीनें, सब उस पानी के अंदर वो डूब जाती। ये यही बात कह रहा है कि जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर दिया। ये सब करके भी वो बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब सरकार ने क्या किया कि जो मछली पकड़ने का वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, निजी ठेकेदार हैं, उनको दे दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को ले आए। अब जाहिर सी बात है, ठेकेदार तो प्रॉफिट पे फोकस करेगा। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जाहिर है ये उनकी अपनी जमीन थी, पानी में डूब गई थी, उनकी अपनी जमीन है, उसी पानी के नीचे उनके अपने खेत, अपने घर हुआ करते थे, वो डूब गया। अब बेचारे उसी पानी में मछली पालन वगैरह कर रहे हैं, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको भी ये प्रभावित कर रहा है। तो ये तो एग्जिस्टेंस पे खतरा आ गया और उनका हक बनता है कि उन्हीं की जमीन है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। लेकिन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो जाहिर है प्रॉफिट पे फोकस करेगा। ठीक है, प्रॉफिट पे फोकस करेगा तो वो देखेगा इनसे काम क्यों कराएं, जब इससे सस्ते में कोई बाहर का, कहीं बिहार या कहीं और का आदमी आके काम कर रहा है तो सस्ते में लेबर मिल जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ेगा। तो ये विरोध करेंगे तो वो गुंडे वगैरह बुला रहे हैं। तो इस तरीके की आप देख रहे हैं किस तरीके का एक संघर्ष पैदा हो रहा है। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इसी तरीके से तवा मत्स्य संघर्ष संघ नाम से संगठन को बनाया गया। ब्यूटीफुल।
अब यहाँ बता भी रहा, वही जो मैंने आपको बताया कि नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध, अभी अभी हमने इस बात को समझा भी। ओके, यहां आंदोलन की एक पिक्चर है। फिर ये सारी चीजें है कि तवा मत्स्य संघर्ष का मुद्दा क्या है। ठीक है, नवगठित तवा मत्स्य संघर्ष ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज है, उन्होंने बांध का विरोध नहीं किया। यानी जो डेवलपमेंट के लिए बांध जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका, बिजली उत्पादन, तमाम सारे डेवलपमेंट काम हो जाते हैं उससे, तो उन्होंने बांध का विरोध नहीं किया कि बांध हटा दो साहब, ये तो हमारी अपनी जगह। वो कह रहे ठीक है बनाओ, देश का विकास के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन हमारे भी एग्जिस्टेंस की तो बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी हैव राइट्स, हमारे पास अपने अधिकार, अपने जीवन यापन की तो बात करेंगे ही ना हम। तो ये उनसे मांग करते हैं कि साहब हमको कम से कम मछली पकड़ने की तो अनुमति दो। और ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया, तमाम सारे आंदोलन जैसे होते हैं वो किए गए। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। समिति बनाई गई, उसने कहा कि नहीं साहब इनकी डिमांड जेन्युइन है, मानी जाए उसको। और फिर बाद में 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। यानी जो लोग इन जलाशय की वजह से, बांध की वजह से जो विस्थापित हुए, जिनको अपनी जमीनें छोड़ने की जरूरत पड़ी, वो उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो यहां ये सारा काम करें, मत्स्य पालन का काम करें। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज दे दिया उस संघ को। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए एक नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। कितनी खूबसूरत चीज है, आप देखिए। तो आप जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइज होके, तो ये विषमता जो पैदा हुई थी, कैसे संघर्ष करके उस विषमता को दूर करने में यहां इस क्षेत्र के लोगों ने सफलता हासिल की। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके से चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ओके। यहां मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया क्या? जी बिल्कुल, आपको ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। आप जब उसमें पॉइंट 33, 34 पे जाएंगे तो इन सारी चीजों का उल्लेख वहां पर किया गया है। ओके, ये के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने सरकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों के प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सरकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है, सारा माल बाजार तक। देखिए कितना अच्छा है कि अब चूंकि सरकार ही इन्वॉल्व है, तो एक तो वो मछलियां पकड़ते हैं तो सरकार इंश्योर करती है, ऐसी व्यवस्था करती है जिससे उनका माल बाजार तक पहुंच सके, उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए एक अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पालने बढ़ने की स्थितियां मिले। टीएमएस ने सभी के सामने बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी दे देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कई सारी जगह पे आप इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि कई बार हम लोग बात करते हैं कि नहीं साहब इसके पास ये कोई मैनेजमेंट का कोर्स थोड़ी किया इसने, ठीक है, लेकिन आप उनको मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो। आप देखिए कहता है जीवन यापन के अवसर दिए इन्होंने और इस संघ ने प्रबंधन की कुशलतम तरीके से उसको स्थापित किया। तो ये कितनी खूबसूरत लाइन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वो अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। ठीक है, कितनी खूबसूरत चीज है। तमाम सारे आपके एस्से का टॉपिक हो सकता है ये, और तमाम सारी योजनाओं में जब आप पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूलिंग या किसी स्कीम्स वगैरह को जब आप बात करते हैं तो इस तरीके की लाइनें कोट कर सकते हैं। आपके आंसर में बिल्कुल छौंक लग जाएगा, अलग फ्लेवर आ जाएगा। जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके,
अब आ जाइए, फिर यहां पर ये एक छोटी सी पोएट्री है, जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरीके की पोएट्री बहुत खूबसूरत होती है, गीत है, इसी समानता को बारे में बात कर रहा है। यहाँ तमाम सारे लोग इस तरीके से अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स बनाते हैं। ये यहाँ कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो क्या कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमेशा से ये रहा है। इतिहास पढ़ेंगे आप, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। हर क्षेत्र से लोग अपना पार्टिसिपेशन देते हैं कि यहाँ आपका फेसबुक, व्हाट्सएप कई बार सरकार के विरोध में अपनी बातें लिखता है, लोगों के समर्थन में अपनी बातें लिखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखिए निर्भया कांड सबको याद होगा, पूरा देश खड़ा हो गया उसके साथ। तो जब जनता की इन्वॉल्वमेंट होती है तो एक बड़ी शक्ति, हम एक अपना एक दबाव समूह बना पाते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बना पाते हैं। ये सब पढ़ेंगे अभी आप आगे की कक्षाओं में, किसका क्या प्रभाव पड़ता है नीति निर्माण में, योजनाओं के बारे में, अपने लाभ को, अपने हितों को सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब यहां फिर भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, बहुत ही महत्वपूर्ण। जीता हुआ मतलब एक जीता हुआ दस्तावेज, क्या हो गया, जिंदा दस्तावेज है, लिविंग स्टेटमेंट है अपने आप में। ये जिंदा कैसे है, इसमें जीवन के सारे लक्षण हैं, ये परिवर्तित भी होता है, विकास भी कर रहा है हमारा संविधान दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो मनुष्य की समता का ही होता है। बिल्कुल सही बात, हमारा संविधान, आपका प्रियम्बल, ये समता की बात करता है। ठीक है, वहीं से बात शुरू हो जाती है। मौलिक अधिकारों के रूप में तमाम सारे आर्टिकल इस बात की पुष्टि करते हैं। आप ये जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये सब आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार भी है हमको, 19C। ठीक है, जिक्र करने या उससे ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे संविधान में लिखे गए प्रावधानों के कारण ही ऐसा हो सकता है। हमारा 19C ये कहता है वी हैव अ राइट टू मेक असेंबली एज वेल एज वी हैव राइट टू मेक एन एसोसिएशन। हम इकट्ठा तो हो ही सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, वी हैव राइट टू एक्सप्रेशन, हमको अभिव्यक्ति की भी आजादी है, हम इकट्ठा भी हो सकते हैं, हम संघ भी बना सकते हैं। कानून मतलब एक कंपनी, संघ, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमको बनाने का अधिकार है। ठीक है, और किस तरीके से इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके, तवा मत्स्य संघ का एग्जाम्पल आपके सामने है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए। लोकतंत्र का दायरा बढ़ने का मतलब क्या है? इस ये लाइनें बस ऐसे एक एक लाइन पढ़ के आप निकल जाएंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाती। लोकतंत्र का दायरा बढ़ने का मतलब ही है दो बातें। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पीपल मतलब चाहे वो कोई हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, समाज का आखिरी व्यक्ति का भी उसका भी मतलब अपनी सहभागिता होनी चाहिए। तो दायरा तभी लोकतंत्र का बढ़ेगा जब उसकी पहुंच सब तक होगी। तो एक तो लोकतंत्र का दायरा ये, और ऊपर से जो सत्ता में है उनका उत्तरदायित्व तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। वो उनका उत्तरदायित्व तभी तय होगा जब हमारी जागरूकता बढ़ेगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोकतंत्र के दायरे को बढ़ाने में मदद करती है। सब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं लेकिन बहुत फर्क पैदा कर देते हैं। आपको जरूर इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। बिल्कुल, समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। जाहिर से वी आर अ पीपल ऑफ दिस कंट्री, और लोकतंत्र मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। एक देश के लोगों की सहभागिता से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है। ठीक है, इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इसी मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यावसायिक घरानों को बढ़ता दबाव, ये सारे चैलेंजेस भी आप देखिए। जिस तरीके से मीडिया का रोल है, क्योंकि ज्यादातर मीडिया हाउसेस कॉर्पोरेट हैं,
तो वो लाभ के लिए काम करते हैं, किस तरीके से सेंसेशंस क्रिएट हो जाए, कई बार हमारे लिए जो उपयोगी मुद्दे हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो खबर में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती क्योंकि लाभ नहीं है उसमें। ये तभी है कि मीडिया पर जो बहुत सारे खानदान हैं, बड़े सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उनका प्रभाव है। ठीक है, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, जो हमने बात की, इक्वल वेजेस नहीं मिलते, कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां। जाहिर जितनी भी इनइक्वालिटी, जिस प्रकार की भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, वो लोकतंत्र के लिए चुनौती। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समता से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है, यहां एक और उदाहरण है। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई कर दी। यानी कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना दिया, अगर लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं किसी मुद्दे पर तो तुरंत ज्यादा से ज्यादा तुरंत न्याय भी मिलना शुरू हो जाता है। ये सब बातें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। लोकतंत्र के लिए क्षमता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आप मेरे ख्याल से इन सभी बातों से आप सहमत होंगे। यहां एक प्रश्न है, इस पे आपको विचार करने की आवश्यकता है कि समता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती। अभी हमने तमाम सारी लाइनें पढ़ी हैं, कुछ आर्टिकल्स का भी एग्जांपल दिया है, तो एक बार जरूर इसको अपने शब्दों में अगर आप लिखेंगे तो आपकी समझ और ज्यादा विकसित होगी। दूसरा है, क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक ऐसे सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? करिए, एक बार कोशिश कीजिए कि आप ऐसी बातें अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट ही डाल दीजिए। आज आपने क्लास की और आज कोई एक पोस्ट अपने मन से, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं की, नहीं कि किसी फेमस किसी ऑथर का कोट आपने डाल दिया। अपने मन से सोचिए कि ऐसी कोई बात लिखिए जो देश में समानता को बढ़ाने में मददगार हो। यह आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जरूर एक पोस्ट ही डालिए, एक ट्वीट ही कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं इसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से चीजों को समझें। तो इस वाले टॉपिक में हमको इन्हीं सारी चीजों की बात करनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो इन कक्षाओं को पास करना उद्देश्य नहीं। ऐसा नहीं कि हम 7वीं कक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को में ये जो इन अलग अलग कक्षाओं में ये जो विषय डिस्कस किए जा रहे हैं वो कैसे मदद करते हैं। तो ये उद्देश्य को कोर में रखने की जरूरत है। जो भी टॉपिक हमारे, चूंकि हम पॉलिटी को ध्यान में रखकर ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो इस विषय को की समझ को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। हम उन टॉपिक से बचेंगे जिनका मतलब महत्व तो है लेकिन हमारी पॉलिटी के संदर्भ में नहीं है, वो किसी अन्य संदर्भों में ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जो हमारी राज्य व्यवस्था की समझ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ख्याल से आशा है मुझे कि आज की क्लास आपके लिए बहुत मददगार हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास फिर हम 8वीं क्लास से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर जो भी टॉपिक रिक्वायर्ड होगा उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।